कंस्ट्रक्टर में ही एक और छोटी सी हेडिंग है हमारे पास, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक, लिख लो इसमें। defining more than one constructor, defining more than one constructor in a class, defining more than one constructor in a class with different parameter list, with different parameter list is called constructor overloading. With different parameter list is called constructor overloading. Is called constructor overloading. ठीक है, अब ये क्या बताया हमने, अभी इसको अब नोट ना करना, पहले समझ लेना। जैसे हमने एक क्लास में, एक क्लास का नाम है हेलो। अभी क्या किया हम लोगों ने, इस क्लास में एक वेरिएबल इंटीजर, एक और वेरिएबल ले लिया डबल टाइप का। अब इसमें ये बताओ कंस्ट्रक्टर किस नाम से बनेगा, हेलो। और दो यहाँ पे हमने पहले बनाया नॉन पैरामीटराइज, तो हमने लिखा हेलो और ये, और इसके बाद क्या करेंगे, ए और बी को हम अपनी तरफ से इनिशलाइज कर देंगे, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं नॉन पैरामीटराइज में, ये हमने दे दी। तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाया बोलो, नॉन पैरामीटराइज ना, ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया। इसी क्लास में हमने एक पैरामीटराइज भी बना दिया, हेलो इंटीजर a1 कॉमा डबल b1, इंटीजर a1 कॉमा डबल b1। और इसके बाद कोई बताएगा इसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम क्या लिखेंगे अंदर, बताओ हमें। हाँ, हमें इनिशलाइज करना है, ए और बी को ना इनिशलाइज करना है, तो ए को वैल्यू मिलेगी a1 से और बी को वैल्यू मिलेगी b1 से, ये। और इसके बाद हमने ये कर दिया बंद। देखो, तो अगर हमने किसी भी क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना दिए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है। ठीक है, अब जरा डेफिनेशन एक बार पढ़ो, जरा देखो समझ में आएगी शायद। हाँ, कंस्ट्रक्टर नहीं, डिफाइनिंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास विद क्या, डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। यहाँ पे कंडीशन ये है, कंस्ट्रक्टर है तो नाम तो सेम होगा ही होगा, लेकिन क्या चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए, या तो इसके पास एक भी नहीं है, इसके पास दो हैं, तो पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। पॉइंट समझ में आया। उसी में एक और लाइन लिख लो, इट इम्प्लीमेंट्स, डेफिनेशन के नीचे लिख लो, इट इम्प्लीमेंट्स द ऊप्स प्रिंसिपल, इट इम्प्लीमेंट द ऊप्स प्रिंसिपल known as, it implements the oops, ये implement the oops principle known as, it implement the oops principle known as polymorphism, known as polymorphism। और polymorphism को अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया पेपर में, ठीक है, कि अगर एक से ज़्यादा बने हैं सेम नाम से तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। याद आ रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म में मोर देन वन, उसमें भी अगर डेफिनेशन याद हो। अब ये तो एक बात समझ में आ गई, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया पॉलीमॉर्फिज्म का। अब पॉलीमॉर्फिज्म में अगर देखा जाए बोर्ड के हिसाब से तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट है पूरा अपने आप में। लेकिन अगर मान लो हम लोग कह रहे हैं कि भाई हमें मेन भी इसका समझना है कि मेन में कैसे ये चलेगा, तो क्या होगा अगर हम लोग इसका यहाँ पे मेन भी बना दें, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये मेन बना दिया। मेन में हमने क्या किया, इसका बना दिया क्या, ऑब्जेक्ट, हेलो के इक्वल टू न्यू हेलो, ये ऐसे हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। कौन सा कंस्ट्रक्टर चला बताओ, पैरामीटराइज कि नॉन पैरामीटराइज, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए ना।
हमने बोला था ना जब ऑब्जेक्ट बनता है तभी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो ये वाला पार्ट हमारा कंस्ट्रक्टर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और कंस्ट्रक्टर जो कॉल हो रहा है ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो उसने एक भी पैरामीटर नहीं रखा है, तो यानी किस वाले कंस्ट्रक्टर का सिग्नेचर मैच कर रहा है, देखो पहले वाले का। सिग्नेचर मीन्स पैरामीटर जो ब्रैकेट में लिखते हो ना, क्या इसका सिग्नेचर मैच कर रहा है? नहीं। ठीक, अब इसके बाद हमने अगली लाइन में क्या करा, एक और ऑब्जेक्ट बनाया, हेलो हेलो एम, ये, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अगर ये कर दिया तो क्या हुआ बताओ, फिर से वही काम हुआ है ना, फिर से वही काम हुआ। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया कि भाई ठीक है, इसमें हमने ऐसे कर दिया, इसमें दे दिया 2,3.5 ऐसे दे दिया, अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पैरामीटराइज। पॉइंट समझ में आया? लेकिन अब ये बात है भाई ठीक है, उतना तो आ गया समझ में, लेकिन ये दो ऑब्जेक्ट का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया ना, तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, थोड़ा सिलेबस के बाद हम लोग चले। और जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो इस ऑब्जेक्ट के पास इस क्लास के, ये किसका, इसका डेटा टाइप क्या है बताओ, हेलो, इसका डेटा टाइप क्या है, हेलो। एक एस्टिक करके एक पॉइंट लिख लो, एस्टिक करके एक पॉइंट लिख लो, द डेटा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, द डेटा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज, क्या होता है डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, क्या बताओ, क्लास, क्लास, द डेटा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्लास, और अंडरलाइन कर लो उसको, ठीक है। यानी अब इस समय अगर हम लोग बात करें तो इस ऑब्जेक्ट के का डेटा टाइप क्या है, हेलो, हेलो ही तो है ना। हेलो के पास कितने ग्लोबल वेरिएबल है, देखो दो, इंस्टेंस वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल कितने हैं, दो। तो क्या होता है कि जब ये ऑब्जेक्ट बनता है तो इसके अंदर दो वेरिएबल आ जाते हैं, एक आ गया ए और दूसरा क्या आ गया बी, ये काम हुआ, ठीक है। अगर हमें इस a को इस्तेमाल करना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, k डॉट a। इस b को इस्तेमाल करना है तो हम क्या लिखेंगे, k डॉट b, ठीक है। अब अगर इसके बाद ये क्या हुआ, इसका डेटा टाइप बताओ m का, m का डेटा टाइप क्या है, हेलो, तो यानी इस m के अंदर क्या है बताओ, इस m के अंदर भी क्या है, ab, वेरी गुड। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसने जब इस वाले, और ये जब ऑब्जेक्ट बना था तो इसने कंस्ट्रक्टर को भी कॉल किया, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, नॉन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या मिला, ए और बी को, देखो क्या मिला था भाई, 5 और 2.5, तो पता चला इस के ए को मिल गया 5 और इसके बी को क्या मिल गया, 2.5, ये मिल गया, सही है। उसके बाद जब ये दूसरा ऑब्जेक्ट m बना, इसने भी, ये एक m बना, इसके पास भी a और b होंगे ना, ये थोड़ा कोर्स के बाद हम लोग डिस्कस करें, बोर्ड में इतना डिटेल में नहीं आता, ठीक है। अब इसने, इस वाले ऑब्जेक्ट ने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया बताओ, पैरामीटराइज, तो यानी इसके जो a और b होंगे, गेस करो इसके a और b को क्या वैल्यू मिली होगी, इसने जो है इसने, इस ऑब्जेक्ट m ने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, 2 और 3.5 किस में कॉपी हो गया, a1 में और b1 में, तो उन्होंने a और b को वैल्यू पहुंचा दी। तो ये किसके a और b हैं, किस ऑब्जेक्ट के a और b, m के। ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट बना है m, उसके a और b को क्या वैल्यू मिली है हमारे पास, 2 मिली और 3.5। अब अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर दें, हम ऐसे प्रिंट कर दें, k डॉट a कॉमा k डॉट b, और फिर से हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर दें m डॉट a प्लस कॉमा m डॉट b, ये, और इसके बाद में वाइट बेस बन गया और ये क्लास बन गया। कोई गेस करो आउटपुट क्या आना चाहिए सॉल्यूशन का, प्रोग्राम का। चलो भाई, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, ठीक है, तो जब हम इसको लिख के बता देते, फिर उसके बाद इसको नोट करना। तो देखो ऐसा हुआ, क्या हुआ, आपने बोला था कल भी कि जब बहुत से फंक्शन बनते हैं सबसे पहले कौन सा फंक्शन चलता है, बोलो मेन, हाँ वेरी गुड, सबसे पहले चलता है हम लोग का मेन फंक्शन। जब मेन फंक्शन चलेगा, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट बना, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो इसने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, कौन से कंस्ट्रक्टर को, नॉन पैरामीटराइज को। तो नॉन पैरामीटराइज वाला कॉल हुआ, ए और बी को उसने 2 और 2.5 ले लिया, किसके, इसके ए और बी में। इसके अंदर हमने बोला ना, इसके अंदर क्या होगा,
इसके अंदर ए होगा, इसके अंदर क्या होगा बी, उसके ए और बी को वैल्यू मिल गई। फिर जब दोबारा हमने दोबारा ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके ए और बी को भी वैल्यू मिल गई पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अब जब प्रिंट करेंगे तो आंसर के डॉट ए में क्या आया, के डॉट ए में यहाँ पे, ठीक है, के में आ गया, के में आ गया, के क्या हम कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो आउटपुट की हम लोग बात कर रहे थे, तो मॉनिटर पे हमको जो आउटपुट दिखेगा के डॉट ए कितना 5,2.5। फिर इस वाले में एम के ए और बी में क्या है 2, पॉइंट समझ में आया। तो बात यहाँ पे, ये तो हमने थोड़ा एक्स्ट्रा चले गए, मेन पॉइंट था क्या, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, जब एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बन जाए और उनमें क्या डिफरेंस होना चाहिए, पैरामीटर लिस्ट उसकी डिफरेंट होनी कंपलसरी है, ठीक है। अगर दोनों के नाम तो सेम होंगे, ऑब्वियसली सेम होंगे, कंस्ट्रक्टर है, बट अगर पैरामीटर लिस्ट भी सेम हो गई तो ये चलेगा नहीं, एरर शो करेगा। एक नाम की दो चीजें नहीं हो सकती ना, बट यहाँ पे एक नाम की दो चीजें हैं लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है, पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल में नोट कर लो, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर। तो दो कॉलम बना लो, एक तरफ लिख लो फंक्शन और एक तरफ लिख लो कंस्ट्रक्टर। फंक्शन कंस्ट्रक्टर, फंक्शन हो गया और इधर हो गया कंस्ट्रक्टर। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई, ठीक है। फंक्शन में हम लोग सबसे पहले क्या लिख सकते हैं बताओ। फंक्शन पहले तो हम लोग नाम की बात कर सकते हैं ना, कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, नाम सेम होता है। फंक्शन में क्या नाम सेम हो सकता है, नहीं। तो यहाँ पे लिख लो इट हैज, फंक्शन की तरफ, इट हैज डिफरेंट नेम ऑफ इट्स क्लास, इट हैज डिफरेंट नेम दैट ऑफ इट्स क्लास। उधर लिख लो अपने आप, क्या लिखेंगे इधर, हाँ लिख डालो, इट हैज सेम नेम दैट ऑफ इट्स क्लास, इट हैज सेम नेम दैट ऑफ इट्स क्लास, यानी दैट ऑफ मतलब जिस क्लास में ये बना हुआ है, दैट ऑफ इट्स क्लास। सेकेंड कोई डिफरेंस बताना चाहेगा, डेटा टाइप, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही है। फंक्शन में अगर हम लोग सोच रहे हैं कि फंक्शन का नाम हम ये रख दें, हमने कहा वॉइड गेट, समझना, फंक्शन का नाम तुमने ये लिख दिया, बिल्कुल सही है। अब किसी ने कहा भाई अच्छा इसको ऐसा करो, ये हटा दो, अब इसको चलाओ, तो ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा। अगर फंक्शन है तो उसका रिटर्न टाइप जरूर होगा, कुछ नहीं है तो वाइड ही हो जाए, वाइड भी एक टाइप का रिटर्न टाइप होता है, ध्यान रखना। ऐसा रिटर्न टाइप जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो बिना रिटर्न टाइप के फंक्शन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे लिख लो फंक्शन की तरफ इट मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप, इट मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप। और कंस्ट्रक्टर में लिखेंगे इट हैज नो रिटर्न टाइप, इट हैज नो रिटर्न टाइप, इसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं हो सकता, वाइड भी नहीं हो सकता, इट हैज नो रिटर्न टाइप। और कोई पॉइंट बताओ जरा कॉलिंग से रिलेटेड, ये जो कंस्ट्रक्टर है क्या इसको कॉल करना पड़ता है क्या, नहीं, ये अपने आप कॉल हो जाता है, कब, हाँ, कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या अपने आप कॉल हो सकता है क्या, नहीं, उसको ओबीजे डॉट लिख के कॉल करना पड़ेगा, तभी कॉल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन में लिख लो it is called explicitly, it is called, या ऐसे लिख सकते हैं it has to be called, it is called explicitly, explicitly मतलब कॉल करना ही पड़ता है, explicitly मीन्स होता है फोर्सली, ठीक है। तो दूसरी तरफ लिख लो it is called implicitly, implicitly मतलब अपने आप, it is called implicitly when we create, it is called implicitly when we create the object of the class,
when we create the object of the class. ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग को आ गया समझ में इम्प्लिसिटली, और 3 डिफरेंस बहुत है, बोर्ड में तो एक ही डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक, चलो ये हम लोग का कंस्ट्रक्टर हो गया, फंक्शन हो गया। अब क्या होगा, कभी कभी किसी किसी प्रोग्राम में जो बोर्ड में, अब हमें याद नहीं आ रहा है, 2-3 साल ही ऐसा हुआ है, फंक्शन के क्वेश्चन में कंस्ट्रक्टर भी वो ऐड कर देंगे, तो कुछ नहीं करना, 2-3 लाइनें और बढ़ आएंगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग जो इस टाइप का करेंगे, लिखो जरा क्वेश्चन में, राइट अ प्रोग्राम, write a program to calculate the volume and write a program to calculate the volume and surface area of a sphere, volume and surface area of a sphere, S-P-H-E-R-E, sphere, as follows, स्फीयर एज फॉलोज, और इसके बाद लिखते चलो साथ में क्लास। अब उन्होंने बताया कि भाई इस प्रोग्राम में एक क्लास है, क्लास का नाम उन्होंने दे दिया क्या, स्फीयर, क्लास का नाम स्फीयर है। फिर कुछ इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल जो क्लास के तुरंत बाद डिक्लेयर करने वाले वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल बोलो या डेटा मेंबर बोलो, तो उसमें जो है इसमें एक है डबल रेडियस RAD, और इसी में हम लोग का है डबल वॉल्यूम, और इसी में एक है डबल सरफेस एरिया, SUR, सर एरिया, ऐसे हमने कह दिया सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में। कभी भी वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होती है, ठीक है, सर स्पेस एरिया नहीं दे सकते हम लोग। तो इस प्रोग्राम में ये कह रहे हैं कि भाई टोटल 3 वेरिएबल हैं हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद वेरिएबल हो गए, क्लास हो गया, अब हमारे पास क्या होंगे, मेथड्स। मेथड मीन्स इस क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस भी होंगे। अभी तक हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, इसमें 4 फंक्शन होते थे। एक फंक्शन किसका होता था, इनपुट का, एक फंक्शन कैलकुलेट, और एक फंक्शन प्रिंटिंग, और चौथा फंक्शन मेन, यही होता था। अब एक एक्स्ट्रा फंक्शन और आ गया जो कि हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर। तो अब इन्होंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया स्फीयर, स्फीयर और ये, और इसके आगे लिख लो ना स्फीयर, देखो ध्यान से, क्लास का नाम और इस फंक्शन का नाम मैच कर रहा है ना, क्लास का नाम स्फीयर, इस फंक्शन का नाम भी स्फीयर, तो ये क्या चीज है यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर। तो इसके आगे वो कैसा है, डिफॉल्ट है कि पैरामीटराइज, डिफॉल्ट, नॉन पैरामीटराइज को डिफॉल्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में अगला फंक्शन सब वही पुरानी चीजें आएगी। अब यहाँ पे वॉइड इनपुट, वॉइड इनपुट में लिख लो इनपुट द रेडियस ऑफ द स्फीयर, या खाली ऐसे लिख लो इनपुट रेडियस, स्फीयर तो यही पूरा प्रोग्राम है, ठीक है। इनपुट रेडियस, नेक्स्ट फंक्शन में लिखो void calculate, ये void calculate में लिख लो it calculate volume and surface area, it calculates volume and surface area, ठीक है। ये दूसरा फंक्शन हो गया, मतलब 30। void के इसके आगे फंक्शन है void show, वाइड शो में लिख लो डिस्प्ले, डिस्प्ले ऑल द डेटा मेंबर्स, यानी तीनों वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कराना है वाइड शो के अंदर, डिस्प्ले ऑल द डेटा मेंबर्स। और लास्ट में बनेगा वाइड मेन, जो हमेशा एक ही जैसा होता है, तो लिखो जा लास्ट में वाइड मेन। वाइड मेन में 2 ही काम होते ही हैं, हाँ। वाइड मेन में लिख लो जा create the object, create the object and call above functions accordingly, create the object and call above functions accordingly, create the object and call above functions accordingly, ठीक है।
चलो ये हमारा क्वेश्चन था। अब जो हम लोग इसका आंसर डिस्कस करते हैं, लिखना शुरू करो। कंस्ट्रक्टर तक अपने आप बनाओ। चलो अपने आप तो वैसे पूरा भी बना सकते हो, बट कंस्ट्रक्टर तक बनाओ, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लिखो, इंपोर्ट लिखो, क्लास लिखो, वेरिएबल डिक्लेयर करो। और कंस्ट्रक्टर हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड है, ध्यान देना इस बात पे। कंस्ट्रक्टर तक का पहले पार्ट हम लोग चेक कर रहे हैं। जो लिखा है तुम लोग ये देखना। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, इंपोर्ट, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक, ये पहली चीज हो गई, ठीक है। इसके बाद अब हमने इंपोर्ट तो करा लिया, अब हम लोग क्या बनाएंगे, क्लास। क्लास को डिक्लेयर करना बोलते हैं इसको, क्लास। क्लास का नाम है स्फीयर, ये। इसके बाद क्लास को हमने ओपन किया। अब इसके अंदर हम लोग ये तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जो क्वेश्चन में वेरिएबल दिए गए हैं। डबल टाइप के तीनों हैं तो हम एक ही लाइन में डिक्लेयर कर देंगे। अलग अलग किया तो भी सही है। डबल रेडियस, वॉल्यूम और सर एरिया, ऐसे ये सरफेस एरिया के लिए, ठीक है। ये तीनों वेरिएबल भी हमारे डिक्लेयर हो गए। अब बात आ रही है किसकी, कंस्ट्रक्टर की। तो कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर में स्फीयर, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है कंस्ट्रक्टर का। तो इसके अंदर क्या करेंगे कि हम लोग अपनी तरफ से कोई भी एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे, फिक्स वैल्यू, जो भी मर्जी हो। और अगर पेपर में दिया होता कि इसमें 0 इनिशियलाइज करना, तब तो वही देते। अभी चाहे हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग भी 0 ही देते हैं। तो हमने रेडियस को दे दिया 0.0, ये देख लो, बस कंस्ट्रक्टर का यहीं तक रोल था। ये हमने एक फंक्शन और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया ना, कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर भी बन गया। अब कंस्ट्रक्टर के बाद अगला फंक्शन हमारा कौन सा आ रहा है, वॉइड इनपुट। चलो साथ में बनाते हैं, चलो सबको आता होगा ये। हाँ बोलो, इसको क्या करें, यहाँ पे बगल में। भाई चलो, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा। ये अक्सर बच्चे वो बोर्ड में मिस्टेक करते हैं और इसमें कंस्ट्रक्टर का 1 नंबर पूरा कट जाता है। क्यों, एक वेरिएबल 2 बार डिक्लेयर नहीं हो सकता जावा में। एक बार ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी, अब क्या हम दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। अगर किसी ने यहाँ पे डिक्लेयर किया ना तो वो काट देना, गलत है ये, फिर कंस्ट्रक्टर गलत माना जाएगा, कंस्ट्रक्टर के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगला फंक्शन है हम लोग का वॉइड इनपुट। तो अब हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं वॉइड इनपुट। वॉइड इनपुट में हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वॉइड इनपुट में क्या करने को बोला जा रहा है। हाँ, इनपुट रेडियस, खाली रेडियस ही इनपुट करनी है ना। तो यहाँ पे एक काम और भी होगा, रेडियस इनपुट के अलावा क्या, स्कैनर क्लास। और हम चाहते तो स्कैनर क्लास को यहाँ पे भी बना सकते थे, ग्लोबल। स्कैनर के 2 जगह, या तो ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद स्कैनर क्लास बना दो तो वो ग्लोबल हो जाएगा, और नहीं तो अंदर बना दो, ठीक है। तो बोर्ड अंदर कहता है तो हम बोर्ड के हिसाब से बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ये ऑब्जेक्ट बना दिया। और फिर हमने मैसेज दिया एंटर रेडियस, ये एंटर रेडियस। और अगली लाइन कोई बताएगा क्या करने वाले हम लोग, हाँ, किस वेरिएबल में इनपुट कराना है, RAD। रेडियस के लिए RAD वेरिएबल यूज कर रहे हो ना तुम, तो उसी वेरिएबल को, ये नहीं करोगे कि यहाँ पे R कर दो, R कर दोगे गलत, क्योंकि R तो है ही नहीं, रेडियस, और ये हमारा डबल है। तो SC डॉट नेक्स्ट डबल, ये हमने इनपुट करा दिया। और इसके बाद इस फंक्शन का काम हो गया खत्म, ठीक है। अगला फंक्शन जो अपने आप बना डालो, उसमें हमें कैलकुलेट करना है, और इसका फॉर्मूला बता दें, 4/3 पाई R क्यूब होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 4 पाई R²। ये कैलकुलेशन इस वाइड कैलकुलेट के अंदर हमको करना है, ठीक है। लिखो अपने आप, वाइड कैलकुलेट बनाओ, ये वाला फंक्शन बंद करने के बाद वाइड कैलकुलेट, और उसके अंदर ये दोनों चीजें बस कैलकुलेट होंगी, प्रिंट नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कैलकुलेशन वाला काम ही इसके अंदर होने वाला है। हाँ, इसी वेरिएबल में हम लोग डिस्प्ले वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम और सरफेस एरिया में।
अगला फंक्शन है हमारा वाइड कैलकुलेट। देखना वाइड कैलकुलेट में, हाँ ये 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया का। तो अब हम लोग यहाँ पे एक तो निकालेंगे वॉल्यूम में हम लोग करेंगे 4/3.0। इसको मत भूलना भाई, डिनोमिनेटर को हमने कई बार बोला है पॉइंट के साथ लिखने को, डिनोमिनेटर नहीं तो ये 1 होगा, ऐसे 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, ठीक है। और इसके बाद वॉल्यूम 4.3 पाई 4/3 पाई आर क्यूब ना, 4/3 पाई के लिए हमने क्या किया, एक फंक्शन होता है मैथ डॉट पाई, और कोई कह रहा हम 22/7 लिख दें, 7.0 सही है, 3.14 भी सही है, और ये ज़्यादा सही है मैथ डॉट पाई। 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस इंटू रेडियस, ये आर का क्यूब हो गया, रेडियस का क्यूब। ठीक है, ऐसे ही जो सरफेस एरिया निकाल लो। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। फोर पाई आर स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब रेडियस का स्क्वायर, आर ए डी इंटू आर ए डी। कुछ और भी करना है इस फंक्शन में क्या, कि नहीं बताओ? नहीं, केवल इस फंक्शन में हमें केवल कैलकुलेट करना था ना, सरफेस एरिया और रेडियस। तो हमने वो दो चीजें यहाँ पे कैलकुलेट कर दी और ये फंक्शन कर दिया बंद। अब बनाओ जाए, अगला फंक्शन है क्या, वाइड शो। और वाइड शो में तीनों वैल्यू को प्रिंट करना है, केवल एसओपीएलएन रेडियस, एसओपीएलएन वॉल्यूम, एसओपीएलएन सरफेस एरिया। केवल प्रिंटिंग का काम करना है और कुछ भी नहीं करना है उस फंक्शन में। वाइड शो में गए और हमने कहा एसओपीएलएन रेडियस, ये जो मैसेज होता है ये तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी दे सकते हो। रेडियस ऑफ द स्फीयर आर इक्वल टू रेडियस, जैसे भी रेडियस प्लस रेडियस किस में स्टोर है, आर ए डी में, ये रेडियस आ गई। फिर इसके बाद वॉल्यूम प्रिंट कर दिया तुमने, ये, और इसके बाद ये वाला फंक्शन भी कर दिया हमने बंद। कौन सा फंक्शन बचा अभी हमारा, मेन। वेरी गुड, अब बना डालो जरा मेन, और मेन में ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर सबको कॉल करते हैं, केवल इतना ही काम होता है मेन में। ठीक है, तो जब हम लोग इस पे आ जाते हैं मेन में, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इसके बाद हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का नाम था स्फीयर ओबीजे। ये ओबीजे की जगह हम कुछ और भी नाम ले सकते थे, ठीक है ना। स्फीयर ओबीजे इक्वल टू न्यू स्फीयर ओपन क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन, यहाँ तक तो नोट कर लिया, अभी नोट नहीं करना है, बस ऐसे ही बताना है। अगर मान लो किसी ने ऐसा कर दिया कि भाई इतना लिखने के बाद उसने कहा ऑब्जेक्ट डॉट शो, उसने ये कॉल कर दिया और कहा कि हम बाकी फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, तो क्या होगा, एरर आएगी कि आउटपुट आएगा। और अगर आउटपुट हम इतना बता दें, एरर तो नहीं आएगी, ठीक है, एरर नहीं आएगी, बट क्वेश्चन ये है कि आउटपुट क्या आएगा ये बताना। तो हाँ, अब हाँ बिल्कुल सही है। पता है क्या होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट बनेगा कौन सी चीज कॉल हो गई, बोलो, कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया ना, इतना काम हो गया, और इतने काम में क्या हुआ, रेडियस, वॉल्यूम और सरफेस एरिया को 0 0 0 वैल्यू मिल गई। जब ये कंस्ट्रक्टर खत्म हो गया, वापस चले गए मेन में।
जब वापस गए मेन में तो हमने किस फंक्शन को कॉल किया, obj डॉट शो। तो अब कंपाइलर कहाँ पे जाएगा, शो में, और रेडियस की वैल्यू कितनी है अभी तक, 0। तो अभी क्या है, रेडियस 0, वॉल्यूम 0, सरफेस एरिया 0। तो हालांकि हमें करना नहीं है, बट हम बता रहे हैं ऐसा कर सकते थे। तो अब यहाँ पे हम लोग किसको कॉल करें, किसकी जरूरत है हमें पहले, हाँ, obj डॉट इनपुट, ये obj डॉट इनपुट, और फिर किसकी जरूरत है, हाँ, कैलकुलेट। obj से इनपुट से रेडियस आ गई, रेडियस आ गई ना, और इसके बाद कैलकुलेट में सारा कैलकुलेशन का काम हुआ, यानी सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकल के आ गया। अब उसके बाद उनको मॉनिटर पे प्रिंट भी कराना है, तो किस फंक्शन को कॉल करोगे, शो को। तो हमने लिख दिया obj डॉट शो, ये, और ये वॉइड मेन बन गया, और ये बन गया क्लास। नोट कर लो इसको, तो समझ में आया। तो कभी कभी वो कंस्ट्रक्टर भी ऐड कर देंगे फंक्शन के प्रोग्राम में। तो ये जो कंस्ट्रक्टर होगा ये 1 नंबर का होगा बोर्ड में, और इसके अलावा 2 नंबर में थ्योरी आती है कंस्ट्रक्टर की, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर की नॉर्मली थ्योरी आ जाती है, नोट कर लेना इसको सब, ठीक है। इसमें एक काम और छोटा सा कर रहे हैं, हमने बोला था हर प्रोग्राम में वेरिएबल डिस्क्रिप्शन और कमेंट भी लिखने होते हैं ना, तो इस प्रोग्राम में जो हम लोग वो भी लिख के देखते हैं, ठीक है। और कमेंट जो है हमने क्या बोला था, 5 से 6 बस मैक्सिमम। कमेंट कैसे होते हैं ये लिखना तुम लोग को है, सुन लो, किसी को नहीं पता है। जैसे किसी भी लाइन में कोई काम होता है, उस काम को ही हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखना, जैसे ये प्रोग्राम है, अब इस प्रोग्राम में इस लाइन पे क्या हो रहा है, अगर हम लोग इसको देखें ध्यान से, 1 मिनट, अब यह देखो इस लाइन पे क्या हो रहा है, ये इंपोर्ट कर रहे हैं क्या चीज, पैकेज। कौन सा, यूटिल। तो मेन पॉइंट है पैकेज है, वो इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड इसका क्या है, पैकेज। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, तो कमेंट जिसको नहीं आते हैं, बाकी लोगों को तो आते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, 2 बार स्लैश बनाएंगे, 2 बार स्लैश, ठीक है ना। ये 2 बार स्लैश बनाएंगे, कमेंट सिंगल लाइन, और लिख लेंगे इंपोर्टिंग पैकेज। ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत है नहीं कमेंट को। इंपोर्टिंग जावा पैकेज, इंपोर्टिंग यूटिल पैकेज, इंपोर्टिंग पैकेज, ये सब सही है, डबल स्लैश के बाद। और ये अगली लाइन में नहीं जाना चाहिए कमेंट, लग रहा है अगली लाइन में जाएगा तो उस लाइन में लिखे। इसमें क्या कर रहे हो, इस लाइन में बोलो कोई, इसको बोलते हैं क्लास डिक्लेरेशन, क्लास डिक्लेरेशन, ये सही है, क्लास डिक्लेरेशन। अब इस वाली लाइन में क्या हो रहा है, हाँ वेरी गुड, इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब इसके बाद जब कुछ आगे बना डालो अपने आप। अब क्या करें, चलो यहाँ पे बहुत सी, इतना बड़ा प्रोग्राम है, कहीं पे भी 3 तो ऐसे ही हो जाते हैं, उसके बाद कहीं पे भी लिख दो। अगर नए भी हम लोग, ये क्या है बताओ, ये कंस्ट्रक्टर है ना, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखने की जरूरत है नहीं। उसके बाद आगे क्या आ गए, रेडियस, ये RAD इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इन डबल, ये क्या हो रहा है बताओ कोई, हाँ इसमें चाहे तो एक लिख लो इनपुटिंग या एक्सेप्टिंग रेडियस, एक्सेप्टिंग रेडियस, एक्सेप्टिंग रेडियस, ठीक है। तो हाँ बहुत से हैं, हाँ बिल्कुल सही बताया इन्होंने। एक्सेप्टिंग रेडियस के बाद अगर ऐसे हम डिस्कस कर दे रहे हैं, इस लाइन में क्या लिखते हैं हम लोग, इस लाइन में बताओ, इसमें क्या लिखते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप, एक जगह पे लिख लो, हाँ फंक्शन प्रोटोटाइप, यानी फंक्शन की पहली लाइन ना, फंक्शन प्रोटोटाइप। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर लिखते हैं वॉल्यूम और सरफेस एरिया में, वेरी गुड, लिखते क्या, कैलकुलेटिंग वॉल्यूम, कैलकुलेटिंग लिखना नहीं है, ये 5-6 लिखने हैं, ठीक है, हम बता दे रहे हैं ऐसे ही बस नॉलेज के लिए, कैलकुलेटिंग वॉल्यूम, कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया। इसके बाद अगर हम लोग इसमें आ जाते, ये क्या कर रहे हैं SOPLN करके, प्रिंटिंग रेडियस, प्रिंटिंग वॉल्यूम, प्रिंटिंग सरफेस एरिया, ऐसा कुछ लिखते हैं। उसके बाद इधर आ जाओ, जाइए यहाँ पे स्फीयर OBJ इक्वल टू न्यू, इस लाइन में क्या हो रहा है बोलो, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, हाँ नहीं कॉलिंग थोड़ी ना भाई, ये तो हम इस लाइन, एक लाइन पे लिखते हैं ना, इस लाइन की बात हो रही है।
तो हम इसमें लिखेंगे क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। पॉइंट समझ में आया? इसमें लिख लो, चाहिए थोड़ा सा नया है, ओबीजे वाली लाइन में लिख लो क्रिएटिंग, क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग द क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है, कुछ भी। उसके बाद ये 3 लाइनों में क्या हो रहा है बोलो, कॉलिंग फंक्शन। बार बार रिपीट नहीं करना है कमेंट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉलिंग फंक्शन, ऐसे बस, कॉलिंग फंक्शन, बस ये हो गया, ठीक है। 5-6 लिखने हैं तो बहुत जगह हमारे पास होती है लिखने के लिए। इसके बाद जब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, अब यह ध्यान से सुनना, जो लोग नए हैं उनको शायद चीज़ें नहीं पता होंगी बोर्ड में मार्किंग कैसे होती है, थोड़ा बहुत, हालांकि कभी कभी वेरिएशन होता है, बट स्टैंडर्ड बता रहे हैं। 15 मार्क्स के प्रोग्राम में 2 नंबर हमारे हैं निमोनिक कोड के, 2 नंबर निमोनिक कोड। निमोनिक कोड का मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल के नाम है, फंक्शन के नाम है, वो सब प्रोग्राम से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। कोई क्लास का नाम उल्टा सीधा दे रहा है XYZ, वेरिएबल का नाम PQR ABC, तो उसके ये 2 नंबर कड़े आएंगे। एक आध जगह पे, हालांकि फंक्शन में तो बहुत आराम होता है, पता है क्यों, ये नंबर तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने ही नाम हमें बता दिए हैं, हमें तो नाम सोचते ही नहीं ना, तो उन्होंने जो नाम बता दिए, तो ये 2 नंबर तो फ्री के होते ही होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है 2 नंबर हमारे कमेंट्स के, जो कि अभी हम लोगों ने लिखा है कमेंट्स, ये जो लिखे हैं 2 नंबर, और हर प्रोग्राम में लिखना है। उसके बाद 2 नंबर और हमारे होते हैं वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, जिसको हम लोग VDT भी बोलते हैं बहुत से, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल, ये VD, ये 2 नंबर होते हैं हमारे, ठीक है, 2 नंबर वेरिएबल डिस्क्रिप्शन के। और उसके बाद जो 9 मार्क्स बचे, ये हमारे कोडिंग के होते हैं, प्रोग्राम के। बात समझ में? कभी कभी जैसे इस साल क्या हुआ था, उन्होंने ये बोल दिया वेरिएबल डिस्क्रिप्शन या कमेंट में एक चीज लिखो, दोनों मत लिखो, तो ये कभी कभी वेरिएशन होता है, बट हमें सब कुछ आना चाहिए, क्लियर। कोई भी चीज एक्स्ट्रा लिखोगे कभी मार्क्स कटते नहीं है। अब आ जाओ हम लोग, इसके बाद हम लोग ने क्या क्या कर लिया, निमोनिक कोड तो अपने आप हो ही गए थे, हमने कमेंट्स लिख लिए, अब हम लोग ये लिखने जा रहे हैं वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एक हेडिंग डालो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, और कुछ स्कूल में बहुत लंबी चौड़ी बताएंगे, टेबल बनाओ, ये करो वो करो, वो सब टाइम वेस्ट करना हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करनी है, तो हम लोग नहीं करेंगे, स्कूल में बोल रहे हैं तो कर देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने एक हेडिंग डाली वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, ये ऐसे वेरिएबल डिस्क्रिप्शन। और इस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल दिख रहे हैं तुमको, टोटल 3 है ना, 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, तो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब इन द सेंस ऐसे करेंगे। सबसे पहला वेरिएबल हमारा क्या है, डबल RAD। ये वेरिएबल किस बात के लिए इस्तेमाल किया गया है, हाँ, तो लिख लो टू स्टोर, या टू इनपुट भी लिख सकते हो, टू इनपुट रेडियस, बहुत लंबे चौड़े नहीं लिखने भाई, ठीक है, टू इनपुट रेडियस, ऐसे जा तीनों लिख डालो। हाँ हाँ ठीक है, वो ठीक है, मतलब ज़रूरत नहीं होती है, ये जो इस पे नाम लिख के पास करते जाना, ठीक है। उधर उस साइड, पीछे साइड, पीछे साइड, पीछे साइड, बैक साइड, नाम लिख के, ठीक है, ये समझ में आया। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा होगा, डबल क्या वॉल्यूम, इसमें क्या लिखा तुम लोग ने, टू स्टोर वॉल्यूम, फिर डबल सर एरिया, टू स्टोर सरफेस एरिया। अब जाके पूरा 15 मार्क्स का प्रोग्राम हुआ, अब पूरे 15 मिलेंगे। अक्सर तुम्हें एग्जाम के बाद एक चीज बड़ी सुनने को मिलेगी कि भाई हमने तो पूरा किया था, मार्क्स नहीं मिले, और एक दूसरा मिलेगा, वो क्या कहेगा, हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमें मार्क्स मिल गए। उसका रीजन समझना क्या है, ऐसा क्यों बोला जाता है। एक बच्चे ने क्या किया, उसको सब आता था, लेकिन ये सब बातें नहीं पता थी, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, कमेंट भी लिखना है, तो अब समझ गए। वो तो कह रहा है अपने हिसाब से कि पूरा हम प्रोग्राम करके आए थे, बिल्कुल सही करके आए थे, अब उसके 5-5, 6-6 नंबर हर प्रोग्राम में कट रहे हैं, या 4 नंबर कट रहे हैं, तो वो कम हो गए। दूसरा क्या कर रहा है, वो जाके एक प्रोग्राम कह रहा है कि भाई हमने कुछ नहीं किया था, मतलब कुछ का मतलब गलत किया था, लेकिन मार्क्स हमें मिल गए जैसा हम सोच रहे थे। उसमें क्या होता है, बोर्ड में मार्किंग जो होती है ना, वो स्टेप वाइज होती है। अब उसके हिसाब से उसको इनपुट करना नहीं आता था, ठीक है। मान लो कहीं पे प्रोग्राम में ये इनपुट करना है, उसको आता ही नहीं था ठीक से, अब वो गया, उसने अपना लिखा, उसको ये बोला गया था रेडियस सरफेस, उसने कहीं पे भी वाइड मेन बनाया, समझना,
उसने ऐसे नहीं बनाया कि एक कंस्ट्रक्टर बनाया, एक फंक्शन बनाया, कैलकुलेट में ऐसे कुछ नहीं किया। उसने सीधे सीधे क्या लिखा, क्लास पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और उसने जो है बस कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला ही लिख दिया बस। फॉर्मूला उसको आता था, पेपर में भी दिया था, और उसने एसओपीएलएन करा दिया। अब समझ लो, ठीक है, बस उसने इतना ही कराया। और अगर कमेंट्स वगैरह आते तो उसने वो भी लिख दिए, कमेंट्स और वर्बल डिस्क्रिप्शन। तो अभी क्या हुआ, बोर्ड में ये एक नंबर का ये प्रिंटिंग जो है टोटल, ये जो है 1 नंबर की होगी या 2 नंबर की, कभी भी 1 की भी मान लेते हैं। 2 नंबर वर्बल डिस्क्रिप्शन के, 2 नंबर कमेंट के, जहाँ जोड़ लो कितने हो गए, 7। मतलब उसको कुछ नहीं आता था, और वो ये मान के आया था, हमें तो कुछ भी करके नहीं आया, क्योंकि वो तो ऐसे सब लिख के आ गया था फालतू में, उसे लगा हम सब फालतू लिख के आ रहे हैं। तो ये ऐसा होता है, पॉइंट समझ में। तो कभी भी आईसीएससी में स्पेशली ये बोला जाता है, कुछ भी छोड़ना तो है ही नहीं, जो आता हो, जैसा आता हो, जो आसपास का आता हो वो लिखो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक। चलो अब जो आ जाते हैं हम लोग, एक आध बोर्ड के कोई पेपर रैंडमली खोल के उसमें चेक करते हैं कंस्ट्रक्टर से क्या आया, ठीक है। चलो ये कोई एक पेपर खुला ही हुआ है पहले से, इसी में हम लोग चेक कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर से क्या आया। जय भाई शांत है ना, 2 मिनट और देख लो, या हम लोग पूरे ही डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। व्हाट आर द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द प्रिमिटिव डेटा टाइप इंट एंड फ्लोट। इंटीजर की 0, फ्लोट की 0.0f, ये अभी हम लोग ने किया था शायद ना। चलो उसके बाद नेम एनी 2 ऊप्स प्रिंसिपल, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, इनकैप्सुलेशन, उसकी बात हो रही है ना। यहाँ पे ध्यान देना, लिखा है नेम एनी 2, नेम खाली नाम लिखना है, अगर डिफाइन होता है तो डेफिनेशन लिखते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई द लिटरल्स लिस्टेड बिलो। ये कौन सा लिटरल है, डेटा टाइप इसका बताना है, डबल, ये डबल लिटरल है, ये स्ट्रिंग। नेम द रैपर क्लासेस ऑफ कैर एंड बुलियन टाइप। हाँ, और इसके रैपर क्लास का पहला लेटर हमेशा कैसा होगा भाई, कैपिटल। पॉइंट समझ में आया। चलो ठीक है, सारी क्वेश्चन अब समझ में आया, ठीक है। चलो अच्छा, इसमें आंसर भी दिख रहा है तुम लोग को शायद। चलो ठीक है, ध्यान नहीं दिया हमने। इसके बाद आ जाओ अगला क्वेश्चन, यहाँ तक। इस क्वेश्चन में इवेलुएट द वैल्यू ऑफ ए इफ द वैल्यू ऑफ पी इज दिस वन, क्यू इज दिस वन। निकालो जा, इसकी बताओ एन की वैल्यू क्या आएगी। ये टर्नरी ऑपरेटर का क्वेश्चन है। हाँ अच्छा, और भाई जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ना दिख, हाँ ठीक है, तो वो आगे बढ़ जाए को। हाँ बताओ भाई। हाँ 14, और कोई आंसर 14 कह रहे हैं, 14 सही है गलत है। चलो हम बताते हैं भैया, ध्यान से सुनना। इसमें कह रहे हैं, देखो ये टर्नरी ऑपरेटर है ना, याद आ रहा है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये चलेगा, अगर ये फॉल्स होगी तो ये चलेगा, ऐसे ही तो होता है। कॉलन के बाद वाला पार्ट, एक ये है एक ये है, 6। तो अब ये कंडीशन क्या लग रहा है, ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू है ना। जब ट्रू है तो ये वाला पार्ट चलेगा, और यहाँ पे क्या होगा, 19 - 5 कितना आएगा, 14, इसमें आ गया 14। अगले में कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग प्रिमिटिव डेटा टाइप इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। बताओ पहले क्या आएगा, असेंडिंग ऑर्डर बोल रहे हैं भाई, छोटे से बड़ा। सबसे पहले आएगा क्या, बाइट, फिर कैर, इंट, और फिर आएगा डबल, ठीक है। लिखने में कैसे भी लिख दो, बस पहले छोटा लिखना है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल आरईएस। इसमें बताओ आरईएस में क्या वैल्यू आई होगी। स्ट्रिंग के फंक्शन का क्वेश्चन है ये। हाँ 8 गलत, और कोई बताओ भाई। एरर नहीं है भाई, पेपर में अगर जब तक नहीं लिखा है फाइंड द एरर, एरर नहीं मानोगे, ठीक है ना भाई। आंसर इसका 8.0 होगा, ठीक है। थोड़ा सा अब सुनना, इसका आंसर पहले जा बताओ, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे कह रहे हैं इंडेक्स ऑफ 5 है ना, किसमें, इसमें 5 का इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1, एक मिनट, इंडेक्स ऑफ 0 1 2,
यानी इसका आंसर तो आया 2। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, मैथ डॉट पाव 2,3, कितना आंसर आया 8.0, क्योंकि मैथ डॉट पाव का रिटर्न टाइप डबल होता है, बोर्ड में आधा नंबर कटता अगर कोई 8 लिख के आता तो। ठीक है, चलो उसके बाद अब देखो आ गया कंस्ट्रक्टर का। नेम द 2 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट, हाँ डिफॉल्ट या नॉन पैरामीटराइज एंड पैरामीटराइज। ठीक है, चलो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तो अरेंज हो गया, एक ये हो गया, कंस्ट्रक्टर भी हो गया। एक जगह ये क्वेश्चन और कर लो बस, फिर खत्म करते हैं। ये अपने आप करो सभी लोग। कह रहे हैं कि ये जब फंक्शन चलेगा, जब ये फंक्शन चल जाएगा तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, मॉनिटर पे क्या दिखेगा ये बताना है। हाँ 50,30। चलो बहुत से लोग समझ गए किस बात का प्रोग्राम लिखा है ना, स्वैपिंग का। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया तो हम बस 1 मिनट और देख लो, हम बता देते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहना है क्वेश्चन में, इफ द वैल्यूज पास आर 30 एंड 50, यही तो बोल रहे हैं। यानी इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी ए की वैल्यू कह रहे हैं 30 है और इसकी वैल्यू क्या है 50। अब यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे ए में क्या आया, इसका सम 80। अब ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 80, 30 नहीं रहेगा 80। यहाँ पे क्या हुआ ए माइनस बी, 80 माइनस 50 कितना आया, तो वो वैल्यू किसको मिली, बी को वैल्यू मिली 30। फिर अगली लाइन में क्या आया, ए माइनस बी, 80 माइनस बी 30 कितना आया 50। किस में 50 आया, ए में। तो अब हम जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 50 और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 30। और ये हम लोग का स्वैपिंग का प्रोग्राम है। वैल्यू, हाँ बीच में कॉमा भी होगा, बिल्कुल सही। ठीक, चलो समझ में आया।